नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो रिश्तों को देखने का हमारा नज़रिया पूरी तरह बदल देती है। इसका नाम है इट्स नॉट यू, इट्स बायोलॉजी। यह किताब जोए क्विक द्वारा लिखी गई थी। यह किताब बहुत सीधी सीधी बात समझाती है। कभी कभी रिश्तों में जो चीज़ें हमें परेशान करती हैं, जिन बातों से हम हर्ट होते हैं या कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, उनकी वजह हम खुद नहीं होते। बहुत बार वजह हमारी बायोलॉजी होती है। इस किताब का पूरा आधार एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पर है। मतलब इंसान आज भले ही मॉडर्न दुनिया में रहता है, फ़ोन, सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप्स, लेकिन हमारे अंदर काम करने वाली इंस्टिंक्ट बहुत पुरानी है। हमारी बॉडी और दिमाग ने लाखों साल पहले जो तरीके सर्वाइवल के लिए सीखे थे, वही पैटर्न्स आज भी कहीं ना कहीं हमारे डिसीजंस और इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनका कहना है कि अट्रैक्शन, जेलसी, बॉन्डिंग, ब्रेकअप का दर्द, ये सब सिर्फ दिल की बातें नहीं हैं। इनके पीछे बायोलॉजिकल रीजंस मौजूद होते हैं। हम क्यों किसी खास तरह के इंसान की तरफ खींचते हैं, हम कमिटमेंट में क्यों डरते हैं, कुछ लोग अचानक दूर क्यों हो जाते हैं, कुछ लोग बार बार वही मिस्टेक्स क्यों दोहराते हैं, इन सब के जवाब बायोलॉजी में छिपे हुए हैं। यह किताब हमें ये भी सिखाती है कि जब हम बायोलॉजी को समझते हैं तो हम खुद को कम दोष देते हैं, हम दूसरों को लेकर कम जजमेंटल होते हैं, रिश्तों में क्लैरिटी आती है और इमोशनल बर्डन थोड़ा हल्का हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको ऐसे डीप, डिटेल्ड और रिलेटेबल ऑडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको अगले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब वापस लौटते हैं। इट्स नॉट यू, इट्स बायोलॉजी का कोर आइडिया बहुत सिंपल है। हम मॉडर्न दुनिया में रहते हैं, लेकिन ऑपरेट पुराने बायोलॉजिकल रूल्स पर करते हैं। हमारा दिमाग सोचता है कि हम लॉजिकल हैं, पर असल में हम में से हर इंसान कई बार अपनी इंस्टिंक्ट के हिसाब से बिहेव करता है, बिना महसूस किए। इसलिए रिश्तों की बहुत सी परेशानियों की जड़ वही मिसमैच है, मॉडर्न लाइफ वर्सेस एंशिएंट बायोलॉजी। ऑथर किसी जेंडर को ब्लेम नहीं करते, न पुरुषों को न महिलाओं को। वो बस यह बताते हैं कि दोनों की बायोलॉजिकल वायरिंग अलग है, इसलिए रिएक्शंस, एक्सपेक्टेशंस और इमोशनल नीड्स भी अलग होती हैं। और जब यह फ़र्क समझ में आ जाता है तो रिश्तों को संभालना आसान हो जाता है। और यही इस लेक्चर का पहला कदम है, समझना कि इंसान क्यों वैसा महसूस करता है जैसा वह करता है। हम सोचते हैं कि अट्रैक्शन दिल का मामला है, मूड पर निर्भर करता है, या फिर बस किस्मत की बात होती है। लेकिन जो बताते हैं कि अट्रैक्शंस एक बेहद गहरी बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जो इंसान की सोच से पहले एक्टिवेशन में आ जाती है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि अट्रैक्शन कोई कॉन्शियसली लिया गया डिसीजन नहीं है। आप सोचकर डिसाइड नहीं करते कि आपको कौन पसंद आएगा और कौन नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई आपके लिए बहुत अच्छा इंसान हो, केयरिंग हो, रिस्पेक्टफुल हो, लेकिन फिर भी दिल में कोई स्पार्क ना उठे, और दूसरी तरफ कोई बिल्कुल अनजान, पहली बार मिला इंसान भी अचानक दिल को छू जाए। यह पूरी तरह बायोलॉजिकल केमिस्ट्री का खेल है। जो कहते हैं कि नेचर ने अट्रैक्शन को ऐसे डिज़ाइन किया है कि वो हमारे कंट्रोल में भी कभी ज़्यादा ना रहे, क्योंकि अगर अट्रैक्शन लॉजिक से चलता तो इंसान शायद उन पार्टनर्स को चुनता जो बायोलॉजिकल फिट न होते। नेचर को सर्वाइवल चाहिए, इमोशंस आराम से बाद में आते हैं। अब यहाँ एक और बात समझनी ज़रूरी है कि अट्रैक्शन पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग तरह से काम करता है, क्योंकि दोनों की एवोल्यूशनरी नीड्स अलग रही हैं। मैन का बायोलॉजिकल सिस्टम काफ़ी सिंपल तरीके से प्रतिक्रिया देता है, फिजिकल क्यूज पर जल्दी रिएक्ट करता है, क्योंकि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में उनका रोल रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ाना था। वुमेन का सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उन्हें
हिस्टोरिकली दो चीज़ें देखनी होती थी, पार्टनर की स्ट्रेंथ और पार्टनर की रिलायबिलिटी। यानी वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन पर निर्भर नहीं रहती, उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश होती थी जो प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी दे सके। इसका मतलब यह नहीं कि आज की दुनिया में हर इंसान उसी पैटर्न को फॉलो करता है, लेकिन यह बेस प्रोग्रामिंग हमारी डिसीजंस में कहीं ना कहीं ऑपरेट करती रहती है। इवन अगर कोई मॉडर्न इंडिपेंडेंट वुमेन भी हो, वो फिजिकली जो अट्रैक्ट होती है, उन पैटर्न्स में नेचर की पुरानी कोडिंग कहीं ना कहीं शामिल होती है। और यही बात पुरुषों पर भी लागू होती है। उनका अट्रैक्शन बहुत जल्दी ट्रिगर होता है, लेकिन कमिटमेंट रिलेटिवली धीरे डेवलप होता है, क्योंकि हिस्टोरिकली उनके बायोलॉजिकल रिस्क अलग थे। यहाँ जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि हम मॉडर्न दुनिया में रहते हुए भी अपने अंदर एक प्री हिस्टोरिक माइंड लेकर घूम रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत रैशनल हैं, पर अट्रैक्शन रैशनल नहीं होता, वो इंस्टिंक्टिव होता है। और यही चीज़ कई बार रिलेशनशिप्स को कॉम्प्लिकेटेड भी बनाती है। अब एक सवाल उठता है, अगर अट्रैक्शन बायोलॉजी से तय होता है तो क्या हम कुछ बदल नहीं सकते? क्या हम अपनी चॉइसेस को इम्प्रूव नहीं कर सकते? क्या हम बार बार गलत लोगों को पसंद करने से बच नहीं सकते? तो जो कहते हैं बायोलॉजी आपका स्टार्टिंग पॉइंट तय करती है, लेकिन पूरी कहानी नहीं। अट्रैक्शन पहला स्पार्क है, लेकिन उसके बाद आने वाले डिसीजंस, कम्युनिकेशंस, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, कंपैटिबिलिटी, ये कई चीज़ें कॉन्शियसली बिल्ड होती हैं। बायोलॉजी आपको दिशा दिखाती है, लेकिन आप उस दिशा में कैसे चलते हैं ये आपकी समझ और मैच्योरिटी पर निर्भर करता है। ये किताब इसी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करती है कि पहली अट्रैक्शन नेचुरल है, पर आगे की जर्नी आपकी अवेयरनेस पर चलती है। कई बार हमें लगता है कि हम किसी को इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो यूनिक है। रियलिटी यह है कि बहुत बातें हमारी बायोलॉजिकल वायरिंग से जुड़ी होती हैं। वॉइस टोन, फेशियल सिमेट्री, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, सेंट तक। यह सब सबकॉन्शियस लेवल पर असर डालता है। आप कॉन्शियसली इन चीज़ों को नहीं पहचानते, पर आपका दिमाग बहुत पहले सिग्नल ले लेता है। इसी बायोलॉजिकल कोडिंग की वजह से कई बार लोग कहते हैं, मुझे खुद नहीं पता कि मैं उस इंसान की तरफ क्यों खिंच रहा हूँ, बस एक वाइब थी। वो वाइब कोई मैजिक नहीं, बायोलॉजी है। अब दूसरी तरफ देखिए, कई बार हम लॉजिकली जानते हैं कि कोई इंसान हमारे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हम उससे दूर नहीं जा पाते। इस पर जो कहते हैं कि दिमाग और बायोलॉजी के रूल्स हमेशा एक जैसी दिशा में काम नहीं करते। माइंड कहता है ये मत करो, बायोलॉजी कहती है रिस्क लो, ट्राई करो, मौका दो, और अक्सर बायोलॉजी जीतती है। यह समझ लेना ही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। जब आप जान लेते हैं कि अट्रैक्शन हमेशा आपकी समझ के हिसाब से काम नहीं करता, तो आप खुद को कम दोष देते हैं, कम जज करते हैं, और दूसरों को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। जो बताते हैं कि पुरुषों और महिलाओं की इंस्टिंक्ट एक जैसी नहीं होती, और यही फ़र्क रिश्तों में ज़्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण बनता है। यह फ़र्क किसी समाज, रिलीजन या अपब्रिंगिंग की वजह से नहीं आया। इसका आधार बायोलॉजी और एवोल्यूशन है। सबसे पहले यह समझिए कि नेचर ने दोनों को अलग रूल्स दिए हैं। लाखों साल तक इंसान छोटे ग्रुप्स में रहता था, जंगल, ओपन लैंड, सर्वाइवल बेस्ड लाइफ। उस माहौल में हर जेंडर पर अलग बायोलॉजिकल प्रेशर था, और वही दबाव धीरे धीरे इंस्टिंक्ट बन गई। पुरुषों की बायोलॉजिकल हिस्ट्री में उनका मुख्य रोल रिप्रोडक्शन से कनेक्टेड था। उनकी बॉडी और दिमाग ऐसे प्रोग्राम्ड थे कि वो जल्दी अट्रैक्शन महसूस करें, क्योंकि सर्वाइवल के हिसाब से स्पीशीज को आगे बढ़ाना उनके लिए प्राइमरी इंस्टिंक्ट था। इसलिए पुरुष अक्सर जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, पहले इंप्रेशन से प्रभावित होते हैं, फिजिकल कॉज पर रिएक्ट करते हैं, और उनके लिए इनिशियल स्पार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब यह नहीं कि पुरुष डीप इमोशंस नहीं रखते, रखते हैं, लेकिन उनकी बायोलॉजी स्टार्ट बटन जल्दी दबाती है। एक और बात, पुरुषों के अंदर रिस्क लेने की इंस्टिंक्ट भी ज़्यादा होती है। अप्रोच करना, इनिशिएट करना, एक्सप्रेस करना, ये सब उनके बायोलॉजिकल वायरिंग का हिस्सा है। जबकि महिलाओं की इंस्टिंक्ट बिल्कुल दूसरी दिशा से डेवलप हुई हैं। उनका बायोलॉजिकल रोल
सिर्फ रिप्रोडक्शन तक सीमित नहीं था, उन्हें बच्चे की सेफ्टी, फूड, प्रोटेक्शन और इमोशनल स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखना पड़ता था। इसलिए उनकी इंस्टिंक्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा सिलेक्टिव होती हैं, हर चीज़ को ऑब्जर्व करती हैं, जल्दी ट्रस्ट नहीं करती, कमिटमेंट में क्लैरिटी ढूंढती हैं। महिलाओं के लिए पार्टनर सिर्फ एक अट्रैक्टिव व्यक्ति नहीं था, वो साथी, एक प्रोटेक्टर, सपोर्टर और लॉन्ग टर्म पार्टनर भी होना चाहिए था। इसलिए वो जल्दी अट्रैक्ट नहीं होती, बल्कि बहुत फैक्टर्स को कंबाइन करके महसूस करती हैं कि कौन सही है। अब सोचिए, एक तरफ पुरुष जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं को टाइम चाहिए। नेचुरल है कि मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाए। पुरुष सोचते हैं अगर मुझे उस लड़की से इतनी जल्दी अट्रैक्शन फील हुआ है तो वो भी शायद सेम फील करे। लेकिन फीमेल बायोलॉजी कहती है धीरे चलो, ऑब्जर्व करो, देखो कि सामने वाला इमोशनली और मेंटली स्टेबल है या नहीं। यह डिफरेंस हार्मफुल नहीं है, यह सिर्फ अलग बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है। लेकिन जब इंसान इस फ़र्क को समझता नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पुरुष और महिलाएं इमोशंस को प्रोसेस अलग तरीके से करते हैं। पुरुषों में इमोशंस अक्सर सडन होते हैं और अचानक गायब भी हो सकते हैं। उनके अंदर ऑन ऑफ स्विच जैसा पैटर्न कई बार देखा जाता है, जबकि महिलाओं में इमोशंस धीरे डेवलप होते हैं और धीरे फेड होते हैं, यानी वॉल्यूम नॉब जैसा ग्रेजुअल पैटर्न होता है। इसका मतलब पुरुष तुरंत बातचीत में इमोशनली ओपन हो सकते हैं, लेकिन बाद में थोड़ी दूरी ले लेते हैं। महिलाएं धीरे धीरे कनेक्ट करती हैं, लेकिन एक बार कनेक्शन बन जाए तो वो आसानी से फेल नहीं होता। इस डिफरेंस को न समझने पर अक्सर कंप्लेंट्स पैदा होती हैं। लड़की को लगता है कि लड़का अचानक कोल्ड क्यों हो गया, और लड़के को लगता है कि लड़की इतनी जल्दी इमोशनल अटैच्ड क्यों हो गई। रियलिटी कोई गलत नहीं है, दोनों अपनी बायोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। यह बात कई बार मजाक का विषय बन जाती है, लेकिन इसकी बायोलॉजिकल वजह बहुत साफ है। हिस्टोरिकली एक महिला को पुराना एनवायरनमेंट बहुत कम प्रेडिक्टेबल देता है। चाइल्ड बर्थ, सर्वाइवल, ग्रुप सेफ्टी, ये सब उसके लिए हाई रिस्क सिचुएशंस थी। इसलिए नेचर ने उसके इंस्टिंक्ट में यह कोड कर दिया कि पार्टनर की रिलायबिलिटी, मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट लगे। आज के ज़माने में यह स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल ही नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशनल मैच्योरिटी सब इसमें शामिल है। इसलिए वुमेन सबकॉन्शियसली उन मैन की तरफ ज़्यादा पुल कर फील करती हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं, स्टेबल होते हैं, इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं, ट्रस्टवर्थी वाइब देते हैं। यह कॉन्शियस चॉइस नहीं है, बायोलॉजी का रिजल्ट है। जबकि पुरुषों के बायोलॉजिकल रोल में एक और बड़ा हिस्सा था कंपटीशन। उनका एनवायरनमेंट उन्हें सिखाता था कि उन्हें दूसरों से बेहतर साबित होना पड़ेगा, तभी वो पोटेंशियली पार्टनर अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसलिए पुरुषों में कंपटीशन स्पिरिट, स्टेटस दिखाने की ज़रूरत, अचीवमेंट का प्रेशर और प्रूव योरसेल्फ वाला भाव ज़्यादा दिखाई देता है। यह ईगो नहीं, इंस्टिंक्ट है। पुरुष खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि पुरानी बायोलॉजी के अनुसार यही सर्वाइवल स्ट्रेटेजी थी। जब पुरुष अपनी फास्ट अट्रैक्शन और कंपटीशन इंस्टिंक्ट के साथ आगे बढ़ते हैं और महिलाएं अपनी स्लो अट्रैक्शन और सेफ्टी इंस्टिंक्ट के साथ ऑब्जर्व करती हैं, तब दोनों को लगता है कि सामने वाला उन्हें समझ नहीं रहा। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स बायोलॉजी के फ़र्क से पैदा हो रही होती है, ना कि इंटेंशन से। पुरुष को लगता है कि लड़की ज़रूरत से ज़्यादा सोचती है, लड़की को लगता है कि लड़का बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है। दोनों सही हैं अपने बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जो का कहना है कि जब आप इस फ़र्क को समझ लेते हैं तो आप दूसरे जेंडर को जज नहीं करते, बल्कि आप उन्हें नेचुरली समझने लगते हैं। जो क्रिक बताते हैं कि इंसान अक्सर गलत पार्टनर क्यों चुन लेता है, बार बार वही मिस्टेक्स क्यों दोहराता है, और जेलिस या पोसेसिव फीलिंग्स क्यों अचानक उभर आती है। ये बातें अक्सर हमें बहुत पर्सनल लगती हैं, जैसे गलती हमारी पर्सनैलिटी की हो, हमारे जजमेंट की हो, या हमारी इमोशनल कमजोरी की। लेकिन जो बताते हैं कि इसके पीछे बायोलॉजिकल कारण कहीं ज़्यादा गहरे और यूनिवर्सल हैं। हम सब जानते हैं कि लॉजिकल सोच से हम एक तरह का इंसान चुनेंगे, स्टेबल, केयरिंग, ट्रस्टवर्थी और रिस्पेक्टफुल।
लेकिन रियल लाइफ में अट्रैक्शन कई बार ऐसे इंसानों की तरफ जाता है इमोशनली अनअवेलेबल हों, अनप्रडिक्टेबल हों या जिनके साथ फ्यूचर अनसर्टेन हो। अब सवाल है क्यों? जो कहते हैं कि हमारे अंदर दो दिमाग चलते हैं, एक कॉन्शियस माइंड जो सोचकर समझकर डिसीजन लेता है और दूसरा है इंस्टिंक्टिव माइंड जो लाखों साल पुराने बायोलॉजिकल रूल्स पर चलता है। प्रॉब्लम तब होती है जब इंस्टिंक्टिव माइंड का सिग्नल कॉन्शियस माइंड की रेशनल थिंकिंग को ओवरराइड कर देता है। मतलब आपका दिमाग कह रहा है कि इंसान मेरे लिए ठीक नहीं, लेकिन आपकी इंस्टिंक्ट कहती है मुझे नहीं पता क्यों पर इसके आसपास एक खिंचाव है और वो खिंचाव बायोलॉजी है। अट्रैक्शन हमेशा हेल्दीएस्ट चॉइस नहीं दिखता, वो सिर्फ उन क्यूज़ पर रिएक्ट करता है जो उसके हिसाब से पुराने समय में सर्वाइवल से जुड़े थे। इस वजह से हम कई बार ऐसे लोगों की ओर खिंच जाते हैं जिनसे लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं मिलती। मैं हर बार गलत इंसान ही क्यों चुन लेती हूँ? मैं हर बार टॉक्सिक पैटर्न में क्यों फंस जाता हूँ? ये सवाल बहुत कॉमन है और किताब का एक सेंट्रल पॉइंट भी यही है। जो कहते हैं कि रिपीट मिस्टेक्स का कारण कमी नहीं है, रीज़न है सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। हम अक्सर उन्हीं पैटर्न्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमारे अंदर फैमिलियरिटी पैदा करते हैं। कुछ लोग अनप्रडिक्टेबिलिटी की तरफ खींचते हैं, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, कुछ इंटेंसिटी की तरफ और कुछ कंफर्ट की तरफ। यह टाइप होना कोई पर्सनैलिटी चॉइस नहीं, यह अर्ली एक्सपीरियंस और बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट का मिक्स है। अगर किसी के बचपन में इमोशनल अनप्रडिक्टेबिलिटी रही हो तो कई बार वही पैटर्न एडल्टहुड में नॉर्मल लगने लगता है। स्टेबिलिटी उन्हें बोरिंग महसूस होती है और एक्साइटमेंट वही ट्रिगर करती है जो फैमिलियर थी, इवन अगर वो अनहेल्दी हो। इसलिए हम गलती रिपीट नहीं करते, हम फैमिलियरिटी रिपीट करते हैं। कई लोग कहते हैं मैं डिटैच नहीं हो पा रही या हो पा रहा, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं चाहकर भी दूर नहीं जा पाता। तो जो बताते हैं कि रोमांटिक बॉन्डिंग में एक केमिकल रोल भी होता है। ब्रेन में डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल रिलेशनशिप्स को एडिक्टिव बना देते हैं। डोपामिन एक्साइटमेंट, थ्रिल और चेज में, ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग और कनेक्शन में और सेरोटोनिन मूड स्टेबिलिटी में होता है। जब यह रिश्ता इनकंसिस्टेंट हो, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत बुरा, तो ब्रेन में डोपामिन का अनप्रडिक्टेबल पैटर्न बनने लगता है और ऐसी बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा एडिक्टिव होती है। इसलिए इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप्स छोड़ना सबसे कठिन लगता है, क्योंकि दिमाग उन्हें कांस्टेंट रिवार्ड सिस्टम की तरह नहीं बल्कि अनप्रडिक्टेबल रिवार्ड सिस्टम की तरह ट्रीट करता है। इकोनॉमिक टर्म में जिसे स्लॉट मशीन इफेक्ट कहा जाता है। अब जेलसी की बात करते हैं। जेलसी हर इंसान महसूस करता है, बस इंटेंसिटी अलग होती है। जेलसी एक्चुअल में कोई नेगेटिव इमोशन नहीं, यह एक बायोलॉजिकल अलार्म सिस्टम है। एवोल्यूशनरी टर्म में जेलसी ने दो फंक्शंस निभाए हैं। पहला है रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना और दूसरा है इमोशनल इन्वेस्टमेंट का सिग्नल देना। जब इंसान को लगता है कि उसका पार्टनर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है या किसी और का अटेंशन बढ़ रहा है, तो जेलसी ट्रिगर होती है ताकि इंसान उस रिलेशनशिप को सिक्योर करने की कोशिश करे। मैन की जेलसी ज़्यादातर फिजिकल अटेंशन से ट्रिगर होती है और वुमेन की जेलसी ज़्यादातर इमोशनल अटैचमेंट से। फिर से यह पर्सनैलिटी डिफरेंस नहीं है, यह एवोल्यूशनरी डिफरेंस है। पुरुष हिस्टोरिकली फिजिकल इनफेडिलिटी को ज़्यादा थ्रेट मानते हैं, महिलाएं इमोशनल इन्वॉल्वमेंट को। इसका मतलब यह नहीं कि मॉडर्न दुनिया में सब ऐसे ही बिहेव करते हैं, पर बेस कोडिंग अभी भी दिमाग में एक्टिव रहती है। पोसेसिवनेस एक्सट्रीम फॉर्म में अनहेल्दी है, लेकिन मॉडरेट फॉर्म में यह भी एक बायोलॉजिकल सिग्नल है कि इंसान इमोशनली इन्वेस्टेड है, रिलेशनशिप का रिस्क फील कर रहा है और उसमें लॉस का डर है। प्रॉब्लम तब होती है जब इंसान बायोलॉजी के सिग्नल को समझे बिना रिएक्ट करे। अवेयरनेस के साथ जेलसी और पोसेसिवनेस को हेल्दी तरीके से मैनेज किया जा सकता है। अब एक और बड़ा सवाल, जो बताते हैं कि इमोशनल अनअवेलेबिलिटी भी कई बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का रिजल्ट होती है।
कुछ लोगों के इंस्टिंक्ट में अवॉइडेंस ज़्यादा होती है, कुछ को इंटीमेसी का फियर होता है, कुछ की बायोलॉजिकल वायरिंग तेज़ी से बॉन्ड नहीं बनाती और कुछ का नर्वस सिस्टम ज़्यादा डिस्टेंस प्रेफर करता है। इन लोगों को इमोशनल क्लोजनेस में डिस्कम्फर्ट होता है और वो डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, कभी नोइंगली और कभी अननोइंगली। इससे सामने वालों को लगता है कि वो केयर नहीं करते, लेकिन अक्सर उनके अंदर सिर्फ एक अलग बायोलॉजिकल पैटर्न चल रहा होता है। हम गलत पार्टनर इसलिए नहीं चुनते क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं या इनएक्सपीरियंस्ड हैं। हम मिस्टेक्स रिपीट इसलिए नहीं करते क्योंकि हम सीख नहीं रहे। हम इमोशनली स्टक इसलिए नहीं होते क्योंकि हम कमज़ोर हैं। असल वजह है हमारी बायोलॉजी, हमारी ओल्ड इंस्टिंक्ट्स, हमारी सबकॉन्शियस फैमिलियरिटी और पुरानी कोडिंग। जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो आप गिल्ट कम फील करते हैं, क्लैरिटी ज़्यादा पाते हैं और डिसीजंस ज़्यादा कॉन्शियसली लेना शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं उस हिस्से की जहां हर इंसान कभी ना कभी अटकता है। कमिटमेंट का डर, ब्रेकअप का दर्द और यह सवाल कि कुछ लोग जल्दी हील कैसे कर लेते हैं और कुछ लोग महीनों या सालों तक स्टक क्यों रह जाते हैं। जो इस पूरे अनुभव को इमोशंस या पर्सनल वीकनेस की तरह नहीं देखते, वो इसे बायोलॉजी के अंदर से समझाते हैं और यही इस किताब की सबसे खास बात मानी जाती है। कमिटमेंट को लेकर दोनों जेंडर्स की बायोलॉजी अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है, जो बताते हैं कि पुरुषों के दिमाग में दो इंस्टिंक्ट साथ साथ चलती हैं। पहला है अट्रैक्शन इंस्टिंक्ट जो जल्दी ट्रिगर हो जाती है और दूसरा है कमिटमेंट इंस्टिंक्ट जो धीरे धीरे डेवलप होती है। पुरुष बायोलॉजिकली एक्सप्लोर ओरिएंटेड होते हैं, उनके अंदर अभी भी वो पुरानी कोडिंग एक्टिव है जहां नेचर ने उन्हें ज़्यादा ऑप्शन एक्सप्लोर करने की इंस्टिंक्ट दी थी। इसका मतलब यह नहीं कि पुरुष लॉयल नहीं होते हैं, बस उनकी बायोलॉजी पहले अट्रैक्शन को एक्टिव करती है, कमिटमेंट को बाद में आता है। इसलिए पुरुष जल्दी इम्प्रेस होते हैं, जल्दी इंटरेस्ट शो करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट डिसाइड करते वक्त लेते हैं। उनका दिमाग फ्यूचर रिस्क को कैलकुलेट करता है, जबकि महिलाओं के लिए कमिटमेंट सिर्फ इमोशनल नहीं, हिस्टोरिकल सर्वाइवल नीड था। उनके लिए पार्टनर की रिलायबिलिटी, सपोर्ट और कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा फैक्टर था। इसलिए वुमेन आगे बढ़ने से पहले ऑब्जर्व करती हैं, लेकिन वंस दे ट्रस्ट वो जल्दी बॉन्ड फील करती हैं और उनका कमिटमेंट डीपर और स्टेबल होता है। यही फ़र्क मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता है। पुरुष सोचता है इतनी जल्दी सीरियस क्यों और महिला सोचती है इतना टाइम क्यों ले रहा है। दोनों गलत नहीं, बस अलग कोडिंग से ऑपरेट कर रहे हैं। कमिटमेंट का डर कई बार पर्सनैलिटी वीकनेस नहीं होता, जो कहते हैं इसका 3 बायोलॉजिकल रीज़न होते हैं। पहला है लॉस ऑफ फ्रीडम इंस्टिंक्ट। दिमाग नेचुरली कैलकुलेट करता है कि कमिटमेंट से ऑप्शन कम हो जाएंगे। दूसरा है रिस्क इंस्टिंक्ट, अगर गलत चॉइस हुई तो। और तीसरा है अनसर्टेनिटी इंस्टिंक्ट, फ्यूचर का डर। इन इंस्टिंक्ट को कंट्रोल कोई नहीं करता, ये ऑटोमेटिक है। कुछ लोग इमोशनली सिक्योर होते हैं, कुछ अवॉइडेंट होते हैं जो क्लोजनेस से पैनिक फील करते हैं क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम इंटीमेसी को डेंजर सिग्नल समझ लेता है। यह साइकोलॉजी नहीं, बायोलॉजी का पैटर्न है। ब्रेकअप किसी इंसान के लिए सिर्फ इमोशनल नहीं, फिजिकल पेन भी पैदा करता है, जो बताते हैं कि ब्रेन ब्रेकअप को फिजिकल इंजरी की तरह प्रोसेस करता है। इसलिए चेस्ट टाइट लगता है, पेट में दर्द सा फील होता है, नींद डिस्टर्ब होती है, एनर्जी ड्रॉप होती है, दिमाग बार बार उसी इंसान की याद लाता है। यह वीकनेस नहीं, केमिकल इफेक्ट है। ब्रेकअप के समय डोपामिन गिर जाता है, ऑक्सीटोसिन कट हो जाता है और सेरोटोनिन इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए इंसान को लगता है कि दुनिया रुक गई है। यह बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कोई एडिक्टिव चीज़ अचानक छीन ली जाए। हर इंसान ब्रेकअप को अलग स्पीड से प्रोसेस करता है, जो के हिसाब से इसके पीछे 4 बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। पहला है अटैचमेंट स्टाइल, सिक्योर लोग जल्दी रिकवर करते हैं। दूसरा है हार्मोनल केमिस्ट्री, पुरुषों और महिलाओं की हीलिंग स्पीड अलग अलग होती है। तीसरा है इंस्टिंक्टिव प्रायोरिटीज़, कुछ लोग फ्यूचर ओरिएंटेड रहते हैं। और चौथा है रिवार्ड सिस्टम सेंसिटिविटी, कुछ दिमाग जल्दी नए गोल्स पर शिफ्ट हो जाते हैं। जिन लोगों का नर्वस सिस्टम इमोशनली सेंसिटिव होता है
उनमें दर्द गहरा और लंबा चलता है। ये पर्सनैलिटी नहीं, जेनेटिक वायरिंग होती है। हार्ट ब्रेक में सबसे भारी हिस्सा वो नहीं होता जो हुआ, बल्कि वो होता है जो हमारा दिमाग खोया हुआ इमेजिन करता है, जैसे फ्यूचर प्लान्स, एक्सपेक्टेशंस, कनेक्शन, मेमोरीज, पॉसिबिलिटीज़। हम सिर्फ एक इंसान को नहीं खोते, हम एक पूरी दुनिया खोते हैं जो हमने उसके साथ इमेजिन की होती है। नेचर ने बॉन्डिंग को इतना पावरफुल रखा है कि रिलेशनशिप ब्रेक होने पर दिमाग शॉक स्टेट में चला जाता है। इसलिए हार्ट ब्रेक इतना इंटेंस होता है। जो का पॉइंट बिल्कुल सिंपल है। अगर आप जेन्युइनली हील करना चाहते हैं तो ब्रेन को नए केमिकल्स डेवलप करने का मौका देना ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट रहने से पुरानी फीलिंग्स एक्टिव रहती हैं, रिवार्ड सिस्टम फिर से ट्रिगर होता है, दिमाग होप लूप बनाता रहता है, हीलिंग स्लो हो जाती है। इसलिए नो कॉन्टैक्ट स्ट्रेटजी कोई ट्रिक नहीं, ये बायोलॉजिकल रीसेट है। हीलिंग तभी शुरू होती है जब दिमाग नए केमिकल्स बनाना शुरू करता है, नए रूटीन्स, नए इन्वायरमेंट, नए एक्टिविटीज़, नए सोशल इंटरेक्शंस, फिजिकल मूवमेंट्स एंड मेंटल क्लैरिटी, जो बताते हैं कि हार्ट ब्रेक से बाहर निकलना किसी भी दूसरे शॉक की तरह है। पहले एक्सेप्टेंस आती है, फिर स्लो डिटैचमेंट और फिर नई आइडेंटिटी डेवलप होती है। हीलिंग कोई एक दिन का काम नहीं और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बनो वाली बात है। यह पूरी तरह बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इट मीन्स ब्रेकअप या हार्ट ब्रेक में आप कमज़ोर नहीं पड़ते, आप डिपेंडेंट नहीं होते, आप फुलिश नहीं होते। आपका दिमाग बस उन केमिकल्स को छोड़ने की कोशिश कर रहा होता है जिन्होंने आपको किसी इंसान से बॉन्ड किया था। जब आप इसे बायोलॉजी की नज़र से देखते हैं तो गिल्ट कम होता है, क्लैरिटी बढ़ती है और हीलिंग नेचुरल हो जाती है। अब हम एक महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं कि लोग पार्टनर कैसे चुनते हैं। शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन और लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी में क्या फ़र्क है? क्यों कुछ लोग फील गुड होते हैं पर लाइफ के लिए सही नहीं होते? और चीटिंग या एक्स्ट्रा अट्रैक्शन वास्तव में कैसे ट्रिगर होता है? जो यहाँ बहुत साफ तरीके से बताते हैं कि इंसान का पार्टनर सिलेक्ट करने का प्रोसेस दो अलग बायोलॉजिकल सिस्टम के बीच बैलेंस बनाता है। पहला है शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन सिस्टम और दूसरा है लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग सिस्टम। दोनों एक साथ नहीं चलते और यह सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करते हैं। शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन वो है जो आपको तुरंत खींचता है, स्पार्क, केमिस्ट्री, वाइब, डिज़ायर, थ्रिल। यह पूरी तरह इंस्टिंक्टिव बेस्ड है। दिमाग के बुजुर्ग हिस्सों को इस स्पार्क से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान आपके लिए फ्यूचर में अच्छा साबित होगा या नहीं। इसका काम सिर्फ एक ही है, क्विक पुल क्रिएट करना। दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन या बॉन्डिंग, जो काफ़ी अलग फैक्टर्स पर बेस्ड होती है। इमोशनल सेफ्टी, ट्रस्ट, मैच्योरिटी, कम्युनिकेशन, कंसिस्टेंसी, शेयर्ड वैल्यूज़, हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट, रिलायबिलिटी। यह सिस्टम स्लो है, लॉजिकल है और स्टेबल है, लेकिन ये पहली नज़र में रेयरली एक्टिव होता है। इसलिए कई बार वो इंसान जो शॉर्ट टर्म स्पार्क देता है वही लॉन्ग टर्म पार्टनर मटेरियल नहीं होता, और जो लॉन्ग टर्म मटेरियल होता है वो पहली नज़र में स्पार्क नहीं देता। ये किसी फॉल्ट की वजह से नहीं, ये दो सिस्टम्स की अलग प्रोग्रामिंग है। जो के मुताबिक ज़िंदगी में मिलने वाले पार्टनर्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में रखा जा सकता है। पहला है फील गुड पार्टनर। ये वो इंसान होते हैं जो पास आते ही एक्साइटमेंट दे, अनप्रडिक्टेबल हो, इमोशनल हाई क्रिएट करे, थ्रिलिंग फील कराए, डोपामिन रश जनरेट करे। ये व्यक्ति अट्रैक्ट बहुत करता है, लेकिन ये अट्रैक्शन कई बार शॉर्ट लिव्ड होता है। ऐसे लोग अडेक्टिव लगते हैं पर रिलायबल नहीं। दूसरा है गुड फॉर यू पार्टनर। ये वो पार्टनर होते हैं जो स्टेबल होते हैं, इमोशनली डिपेंडेबल होते हैं, आपको मेंटल पीस देते हैं, मैच्योर डिसीजंस लेते हैं, रिलेशनशिप को ग्रो करने देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ऐसे लोग अक्सर शुरुआत में उतने एक्साइटिंग नहीं लगते। उनका चार्म स्लो होता है, स्टेडी, वार्म, डीप। बहुत लोग इस डिफरेंस को समझे बिना फील गुड पार्टनर को ट्रू लव मान लेते हैं और गुड फॉर यू पार्टनर को बोरिंग समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जीवन की स्टेबिलिटी हमेशा सेकंड टाइप के इंसानों से बनती है, जो चीटिंग को डिफेंड नहीं करते लेकिन एक्सप्लेन करते हैं कि इसका रूट भी बायोलॉजी में है, ना कि सिर्फ मॉरल वीकनेस में। बायोलॉजिकली ह्यूमन नॉवेलिटी, वैलिडेशन,
अटेंशन, एक्साइटमेंट और इंटेंस इमोशनल या फिजिकल सिग्नल से नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। जब किसी रिलेशनशिप में मोनोटोनी बढ़ जाए, कम्युनिकेशन कम हो जाए, अटेंशन गैप आ जाए, फ्रस्ट्रेशन कलेक्ट हो जाए या इमोशनल डिस्टेंस बन जाए, तो दिमाग न्यूनेस सिग्नल्स को जल्दी पकड़ता है। इसका मतलब चीटिंग सही नहीं, लेकिन इसका कारण सिर्फ लोभ नहीं, बल्कि वाइल्ड इंस्टिंक्ट होती है जो नोवेल्टी को हाई रिवार्ड देता है। पुरुषों के लिए एक्सटर्नल अट्रैक्शन कभी कभी एक इंस्टेंट फिजिकल ट्रिगर होता है। महिलाओं के लिए चीटिंग अक्सर इमोशनल नेग्लेक्ट से शुरू होती है। लेकिन सबसे सच्ची बात यह है कि चीटिंग एक चॉइस से पहले एक इंटरनल इम्बैलेंस होती है। जो इंसान अवेयर होता है वो इन सिग्नल्स को पहचान कर अपने रिलेशनशिप को बचा सकता है। जो कहते हैं कि सोलमेट का कॉन्सेप्ट रोमांटिक है, ब्यूटीफुल सुनने में लगता है, लेकिन बायोलॉजिकल लेवल पर सोलमेट कोई फिक्स्ड पर्सन नहीं होता। नेचर का लॉजिक सिंपल है। आप उस इंसान को सोलमेट मानने लगते हैं जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग केमिस्ट्री डीप हो जाती है। एक इंसान आपकी सोल से इसलिए जुड़ता है क्योंकि आपका दिमाग उसके साथ स्पेसिफिक केमिकल्स बनाता है। आपका पार्टनर आपका सोलमेट बनता है, प्रीडिटरमाइंड नहीं होता। इसका मतलब सही इंसान सिर्फ एक नहीं होता, बल्कि सही कनेक्शन कई बार बिल्ड किया जा सकता है। सोलमेट एक प्रोसेस है, पर्सन नहीं। कनेक्शन समय के साथ डीपन होता है। यह कोई मैजिक नहीं, ह्यूमन बॉन्डिंग बायोलॉजी है। जब आप किसी को सोलमेट मान लेते हैं तो असल में उसका मतलब यह है कि आपका दिमाग उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। आपकी मेमोरी सिस्टम ने स्ट्रॉन्ग इमोशनल मैप्स क्रिएट कर लिए हैं। आपका नर्वस सिस्टम उसकी प्रेजेंस को सेफ्टी मानता है, इसलिए सेपरेशन ज़्यादा पेनफुल होता है। पेन का मतलब ये नहीं कि वो इंसान लिखा हुआ था। पेन का मतलब है कि आपका दिमाग उस कनेक्शन में डीपली इन्वेस्ट हो चुका था। जो के मुताबिक स्पार्क नेचुरल है, केमिस्ट्री एक्सीडेंटल है, बॉन्डिंग बायोलॉजिकल है, कंपैटिबिलिटी इंटेंशनल है और कमिटमेंट कॉन्शियस चॉइस है। यही रीज़न है कि सबसे सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स वो नहीं होते जिनमें सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री हो, बल्कि वो होते हैं जिनमें कम्युनिकेशन ऑनेस्टी हो, एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक हो, बायोलॉजी और लॉजिक दोनों बैलेंस्ड हो और दोनों पार्टनर्स अवेयर हों कि उनके इंस्टिंक्ट कैसे काम करते हैं। जो बताते हैं कि डेटिंग वर्ल्ड में पुरुष और महिलाएं अलग अलग स्ट्रेटजी क्यों फॉलो करते हैं। क्यों लोग चेज पसंद करते हैं और कुछ लोग स्टेबिलिटी को प्राथमिकता देते हैं। क्यों कुछ रिलेशनशिप्स नेचुरली स्मूथ चलते हैं और लॉन्ग टर्म हेल्दी बॉन्डिंग के पीछे कौन से बायोलॉजिकल रूल्स काम करते हैं। सबसे पहले डेटिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं। पुरुषों और महिलाओं में अट्रैक्शन और बॉन्डिंग की स्पीड अलग होती है, इसलिए डेटिंग बिहेवियर भी अलग दिखता है। पुरुषों की स्ट्रेटजी अक्सर जल्दी अप्रोच करते हैं, वे जल्दी इंटरेस्ट शो करते हैं, जल्दी एक्साइटमेंट डेवलप कर लेते हैं, लेकिन क्लियरिटी लेटर डेवलप होती है। उनके इंस्टिंक्ट उन्हें इनिशिएटिव लेने की तरफ पुश करती है, इसलिए कई पुरुष डेटिंग में ज़्यादा डायरेक्ट रहते हैं। उनके दिमाग में बायोलॉजी दो मैसेज देती है, गो फॉर इट यानी कि इनिशिएटिव सिग्नल, और दूसरा है कन्फर्म लेटर कमिटमेंट सिग्नल। इसलिए कई बार वो शुरुआत में बहुत इंथुसियास्टिक होते हैं, लेकिन आगे जाकर थोड़ा डिस्टेंस ले लेते हैं। ये मूड चेंज नहीं, बायोलॉजिकल कैलकुलेशन होती है। महिलाओं की स्ट्रेटजी, महिलाएं डेटिंग में ऑब्जर्व करती हैं, सिग्नल्स केयरफुली पढ़ती हैं, कंसिस्टेंसी नोटिस करती हैं, कंफर्ट और ट्रस्ट बिल्ड होने का इंतज़ार करती हैं। उनकी बायोलॉजी उन्हें बताती है कि पहले सेफ्टी चेक करो, फिर इमोशनली इन्वेस्ट करो। इसलिए महिलाएं सरफेस अट्रैक्शन की बजाय डीपर साइंस पर ध्यान देती हैं, जैसे बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटेंशंस, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन। ये डिफरेंस कई बार मैन वुमेन मिसअंडरस्टैंडिंग की जड़ बन जाता है, लेकिन जब हमें पता होता है कि इंस्टिंक्ट अलग है तो हम सामने वाले को नेचुरली समझने लगते हैं। कई लोग चेज यानी परसुएट फेज में ज़्यादा एक्साइटमेंट महसूस करते हैं। इसका बायोलॉजिकल कारण बहुत इंटरेस्टिंग है। चेज फेज में डोपामिन हाई रहता है, अनप्रडिक्टेबिलिटी थ्रिल देती है, इमेजिनेशन स्ट्रॉन्गर होती है, रिवार्ड सिस्टम एक्टिवेट रहता है। जो इंसान नॉवेलिटी और थ्रिल की तरफ ज़्यादा वाइड होते हैं, उनके लिए चेज रिलेशनशिप का सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है। ऐसे लोग
जब रिलेशनशिप स्मूथ हो जाता है तो उनको बोर्डम फील होने लगता है, क्योंकि उनके दिमाग का रिवार्ड सिस्टम अनप्रडिक्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। इसलिए कुछ लोग चेजिंग में अच्छे होते हैं पर रिलेशनशिप मेंटेन करने में कमज़ोर। कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी ही बिगेस्ट अट्रैक्शन होती है। उनका नर्वस सिस्टम प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल फील करता है। ऐसे लोगों के ट्रेट्स, उन्हें स्मूथ कम्युनिकेशन पसंद है, वो अवॉइड ड्रामा एंड गेम्स, वो इमोशनल कंसिस्टेंसी ढूंढते हैं, वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग नेचुरली रखते हैं। उनकी बायोलॉजी थ्रिल सर्चिंग नहीं, सेफ्टी सर्चिंग मोड में रहती है। इसलिए उन्हें वही लोग अट्रैक्टिव लगते हैं जो मैच्योर हों, रिलायबल हों, क्लियर इंटेंशंस रखते हों, इमोशनली स्टेडी हों। ये लोग यूजुअली हेल्थीएस्ट पार्टनर होते हैं। जो कहते हैं कि कुछ रिलेशनशिप्स इसलिए स्मूथ चलते हैं क्योंकि दोनों पार्टनर्स का नर्वस सिस्टम एक जैसा होता है, दोनों का कम्युनिकेशन पैटर्न कंपैटिबल होता है, दोनों की एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होती हैं, दोनों की इंस्टिंक्टिव पेस मैच होती है, दोनों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट नेचुरल डेवलप होता है। जब पेस मैच हो जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स अपने आप कम हो जाती है। कुछ लोग नेचुरली फास्ट पेस वाले होते हैं, कुछ नेचुरली स्लो पेस वाले। अगर फास्ट वाले का स्लो वाले से रिश्तेदारी हो जाए और दोनों एक दूसरे की पेस को समझ जाएं तो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकता है। स्मूथ रिलेशनशिप का मतलब यह नहीं कि उनमें इशू नहीं होते, बस दोनों का अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला होता है, ईगो वाला नहीं। जो ने हेल्दी रिलेशनशिप्स को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में 4 रूल्स में समझाया है। पहला है म्यूचुअल सेफ्टी। रिश्ते में दोनों को इमोशनली सेफ फील होना चाहिए। जब किसी एक को भी अनसेफ फील होता है, जैसे रिजेक्शन का डर, जजमेंट का डर या अबैंडन का होने का डर, तो बायोलॉजिकल थ्रेट मोड में चली जाती है और कनेक्शन वीक होने लगता है। दूसरा है क्लियर कम्युनिकेशन। जितना डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है उतना दिमाग अजम्पशंस कम बनाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं। तीसरा है रेसिप्रोसिटी, यानी दोनों बराबर इन्वेस्ट करें। हर हेल्दी रिलेशनशिप में गिव एंड टेक नेचुरली बैलेंस्ड होता है। अगर इन्वेस्टमेंट हर बार एक तरफ से आए तो बायोलॉजी इम्बैलेंस फील करती है और बॉन्डिंग कम होती है। और चौथा है इमोशनल कंसिस्टेंसी। अनप्रडिक्टेबल और मिक्स्ड सिग्नल नर्वस सिस्टम को कंफ्यूज करते हैं। स्टेबल, प्रेडिक्टेबल, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर डीप बॉन्डिंग बनाता है। ये 4 रूल यूनिवर्सल हैं और लगभग हर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में देखे जाते हैं। कंपैटिबिलिटी इज़ नॉट केमिस्ट्री। यह समझना बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री एक स्पार्क है। केमिस्ट्री का मतलब है दो लोग एक दूसरे की वाइब्स पकड़ लें। कंपैटिबिलिटी एक सिस्टम है। कंपैटिबिलिटी का मतलब है दोनों की लाइफस्टाइल्स, एक्सपेक्टेशंस और इमोशनल पैटर्न मैच हों। केमिस्ट्री स्पार्क देती है, कंपैटिबिलिटी स्टेबिलिटी देती है और लॉन्ग टर्म में हमेशा स्टेबिलिटी जीतती है, क्योंकि स्पार्क टाइम के साथ कम हो जाता है पर कंपैटिबिलिटी डीपर होती जाती है। जो कहते हैं कि जब आप यह समझ जाते हैं कि सामने वाले इंसान के इंस्टिंक्ट आपसे अलग हैं और वो गलत नहीं, बस अलग बायोलॉजिकल पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ईगो कम होता है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इससे रिलेशनशिप्स स्मूथ होते हैं और फाइट्स कम होती है। अब हम बात करते हैं कि क्यों कुछ लोग हर बार एक ही तरह के पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों कुछ रिलेशनशिप्स में पावर इम्बैलेंस बना रहता है। क्यों कुछ लोग जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं और आखिर रिलेशनशिप की पावर डायनेमिक्स कैसे डेवलप होती है। इन सवालों के जवाब हम सबके लिए बहुत रिलेटेबल हैं, क्योंकि ये पैटर्न ऑलमोस्ट हर किसी की ज़िंदगी में रिपीट होते हैं। यह एक बहुत कॉमन बात है कि कुछ लोग रिपीटेडली सेम प्रकार के लोगों से अट्रैक्ट होते हैं। किसी को इमोशनली अनअवेलेबल लोग अच्छे लगते हैं, किसी को ओवरली केयरिंग लोग, किसी को हाई कॉन्फिडेंस वाले पार्टनर्स, किसी को अग्रेसिव या डोमिनेंट टाइप, किसी को सॉफ्ट स्पोकन सेंसिटिव लोग। अब सवाल है ये टाइप आता कहाँ से है। जो बताते हैं कि हमारा दिमाग फैमिलियरिटी की तरफ खींचता है। हम कॉन्शियसली चाहें कुछ भी कहें, सबकॉन्शियसली हम उसी पैटर्न को सेफ मान लेते हैं जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस में फैमिलियर रहा है। अगर किसी का बचपन अनप्रडिक्टेबिलिटी से भरा रहा हो तो शायद उसे सेम अनप्रडिक्टेबल टाइप अट्रैक्टिव लगेगी, क्योंकि उसका माइंड इसे नॉर्मल मानता है। अगर किसी को चाइल्डहुड में बहुत स्टेबिलिटी मिली हो तो उन्हें स्टेबल लोग ऑटोमेटिकली शानदार लगते हैं। इसलिए हम सही इंसान नहीं चुनते, हम वही चुनते हैं
जो हमारा सबकॉन्शियस नॉर्मल मानता है। ये चॉइस नहीं होती, ये पैटर्न होता है। जब दो लोगों की इमोशनल पेस अलग होती है तो रिलेशनशिप में इम्बैलेंस पैदा होता है। इमोशनल इम्बैलेंस यूजुअली ऐसे पैदा होता है, एक इंसान जल्दी बॉन्ड कर लेता है, दूसरा इंसान धीरे धीरे फीलिंग डेवलप करता है। पहले इंसान की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, दूसरे इंसान को प्रेशर महसूस होता है। दोनों का पेस अलग अलग चलता है और फिर कन्फ्यूज़न, इनसिक्योरिटी और झगड़े शुरू होते हैं। ये इम्बैलेंस किसी की गलती नहीं, दोनों की बायोलॉजिकल पेस अलग है। कुछ लोगों का नर्वस सिस्टम डीप बाउंडिंग जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है और कुछ लोगों को सेफ्टी और कंफर्ट बनने में ज़्यादा समय लगता है। ये डिफरेंस जान लेना ही रिलेशनशिप को बड़ा स्टेबल बना सकता है। कुछ लोग जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं। जल्दी प्यार में पड़ना कोई वीकनेस नहीं, इसके बायोलॉजिकल रीज़न है। पहला है हाई इमोशनल सेंसिटिविटी। कुछ लोगों का इमोशनल सिस्टम स्ट्रांग होता है, वो रिलेशनशिप को जल्दी महसूस करते हैं। दूसरा है हाई ऑक्सीजन रिलीजिंग टेंडेंसी। कुछ दिमाग नेचुरल बॉन्डिंग हार्मोन्स जल्दी रिलीज करते हैं, यह जेनेटिक होता है। तीसरा है वैलिडेशन रिस्पॉन्स। कुछ लोग इमोशनल अटेंशन को क्विक एब्जॉर्व करते हैं और जल्दी कनेक्शन फील करते हैं। चौथा है अटैचमेंट स्टाइल। अनॉक्शियस अटैचमेंट वाले लोग जल्दी अटैच हो जाते हैं। और पांचवा है नॉवेल्टी एक्साइटमेंट। कुछ लोग नए कनेक्शन से स्ट्रॉन्ग थ्रिल फील करते हैं और वो एक्साइटमेंट लव जैसा महसूस होने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्यार गलत है, बस बायोलॉजी फास्ट पेस से रिएक्ट करती है। अब जो पावर डायनेमिक्स की बात करते हैं, यानी रिलेशनशिप में किसका इमोशनल कंट्रोल ज़्यादा होता है। हर रिश्ते में एक नेचुरल पैटर्न डेवलप होता है। एक इंसान जल्दी इमोशनली इन्वेस्टेड होता है और दूसरा रिलेटिवली थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता है। यही पावर डिफरेंस क्रिएट करता है। पावर डायनेमिक किसी की पर्सनैलिटी से नहीं, बायोलॉजी और इमोशनल पेस से बनती है। पावर डायनेमिक्स का फॉर्मूला सिंपल है, जिस इंसान को लूजिंग फियर ज़्यादा होता है वही रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, और जो इंसान कंफर्टेबल रहता है वह नेचुरली थोड़ा अपर पोजीशन में आ जाता है। ये इनइक्वलिटी डेंजरस नहीं, नॉर्मल है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो रिश्ता इम्बैलेंस की तरफ चला जाता है। एक इंसान ओवरथिंक करने लगता है, दूसरा इंसान इरिटेशन फील करने लगता है, इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, एफर्ट अनइक्वल हो जाते हैं, इमोशनल एग्जॉशन शुरू हो जाता है। पावर डायनेमिक्स लव की कमी या ज़्यादा होने से नहीं बनती, ये बस अलग इमोशनल पेस की वजह से डेवलप होती है। कुछ कपल्स में बैलेंस परफेक्ट नज़र आता है, जहाँ एफर्ट इक्वल लगता है, दोनों ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, दोनों क्लैरिटी रखते हैं, दोनों एक दूसरे के नर्वस सिस्टम को सूट करते हैं और दोनों की पेस बेहतर तरीके से मैच हो जाती है। ऐसे रिलेशनशिप्स में पावर स्ट्रगल लगभग जीरो होता है। बैलेंस तब बनता है जब दोनों की एक्सपेक्टेशंस अलाइन हो, दोनों क्लैरिटी रखते हों, दोनों इमोशनली अवेयर हों, दोनों इनसिक्योरिटी को ओपनली डिस्कस कर सकें। बैलेंस कोई लक नहीं, अंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट है। कुछ रिलेशनशिप्स में हमेशा पुश पुल चलता रहता है। पुश पुल का मतलब है एक इंसान करीब आता है, दूसरा दूर हो जाता है, फिर वही इंसान करीब आता है और फिर दूसरा दूर हो जाता है। यह सबसे ड्रेनिंग पैटर्न है और इसका कारण भी बायोलॉजी है, पर्सनैलिटी नहीं। पुश पुल 3 चीज़ों से बनता है। पहला है इमोशनल पेस का मिसमैच, दूसरा है नर्वस सिस्टम का डिफरेंस और तीसरा है इनकंसिस्टेंट बॉन्डिंग केमिस्ट्री। इसमें दोनों की गलती नहीं, दोनों की इंस्टिंक्ट अलग तरह से रिएक्ट कर रही है, लेकिन यह एक एग्जॉस्टिंग पैटर्न है जिससे बाहर निकलने के लिए अवेयरनेस सबसे पहली ज़रूरत है। इसका मतलब है आप गलत इंसान अट्रैक्ट नहीं करते, आप गलती रिपीट नहीं करते, आपका प्यार कमज़ोर नहीं, आपकी इंस्टिंक्ट वियर्ड नहीं, आप बस बायोलॉजी, फास्ट फैमिलियरिटी और इमोशनल पेस के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। जब आप अपने पैटर्न को समझ लेते हैं तो क्लैरिटी आती है, मैच्योरिटी बढ़ती है, चॉइसेस इम्प्रूविंग होने लगती है और अनहेल्दी डायनेमिक्स फेड होने लगती है। अवेयरनेस ही सबसे बड़ी ताकत है। अब हम समझते हैं कि हेल्दी अट्रैक्शन कैसे होता है, सही पार्टनर को कैसे पहचाना जाए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किन बायोलॉजिकल रूल पर चलता है और इमोशनल कंट्रोल कैसे डेवलप होता है। जो बताते हैं कि हेल्दी अट्रैक्शन का अनुभव बाकी अट्रैक्शन से अलग होता है। यह बहुत सटल होता है, नॉट ड्रामेटिक, नॉट फेरी, नॉट आउट ऑफ कंट्रोल।
हेल्दी अट्रैक्शन की कुछ नेचुरल पहचान है। आप उस व्यक्ति के आसपास कंफर्टेबल फील करते हैं, नर्वसनेस कम होती है, कामनेस ज़्यादा महसूस होती है, एक्साइटमेंट है लेकिन एंजाइटी नहीं, उस व्यक्ति से बात करना ईजी लगता है, आपको खुद बनने में कोई डर नहीं लगता, कंसिस्टेंसी अट्रैक्टिव लगती है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। हेल्दी अट्रैक्शन स्पार्क देता है लेकिन वो स्पार्क आपकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं करता। अनहेल्दी अट्रैक्शन में थ्रिल ज़्यादा और पेस कम होती है, हेल्दी अट्रैक्शन में थ्रिल कम और पेस ज़्यादा है। सही पार्टनर को हम 3 चीज़ों से पहचान सकते हैं। पहला है इमोशनल सेफ्टी, आप उसके साथ परेशान नहीं रहते बल्कि सेटल्ड फील करते हैं, आपको लगता है कि आप बिना डर अपनी बात कह सकते हैं। दूसरा है कंसिस्टेंसी, उसका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल होता है, मिक्स्ड सिग्नल नहीं होते, जो होता है सामने होता है। और तीसरा है म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट, आप अकेले एफर्ट नहीं डाल रहे होते, दूसरा इंसान भी इक्वली इन्वेस्ट करता है। नॉट 50-50 एवरी डे बट ओवरऑल बैलेंस्ड। राइट पार्टनर वो नहीं होता जो परफेक्ट हो, बल्कि वो होता है जिसके साथ आपकी बायोलॉजी और माइंड दोनों आराम से सेटल हो सकें। रिलेशनशिप सिर्फ लव से नहीं चलता, उसके पीछे कुछ बायोलॉजिकल रूल्स काम करते हैं जो ये 4 मेन स्टेप बताते हैं। पहला स्टेप है रेगुलेशन, दोनों पार्टनर्स का नर्वस सिस्टम एक दूसरे के साथ शांत फील करे। अगर साथ में होने से एंजाइटी बढ़े और पीस कम हो तो बॉडी सिग्नल देती है कि कुछ गड़बड़ है। दूसरा स्टेप है ऑनेस्टी, बॉडी और माइंड दोनों ऑनेस्टी को नेचुरली प्रेफर करते हैं। झूठ नर्वस सिस्टम को थ्रेड मोड में डाल देता है, इससे ट्रस्ट टूटता है। तीसरा स्टेप है रिलायबिलिटी, डेली छोटे छोटे प्रोमिसेस निभाना, टाइम पर पहुंचना, रिस्पेक्ट करना, ये सब दिमाग में सेफ्टी मेमोरीज बनते हैं। यह मेमोरीज बॉन्डिंग को मजबूत करती है। और चौथा स्टेप है रिपेयर, फाइट्स हर रिलेशनशिप में होती हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वो नहीं जिसमें फाइट्स नहीं हो। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वो होता है जिसमें फाइट्स के बाद रिपेयर जल्दी हो जाता है। रिपेयर का मतलब है सेटल होना, बात करना, समझना और वापस जुड़ जाना। ये रिपेयर बायोलॉजी को स्टेबिलिटी सिग्नल देता है। इमोशनल कंट्रोल सोचने से नहीं आता, ये अवेयरनेस से आता है, जो बताते हैं कि इमोशनल कंट्रोल की जड़ 3 चीज़ों में है। पहला है अपने पैटर्न्स को समझना, आप किस तरह के लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्यों अट्रैक्ट होते हैं, ये जानना ही कंट्रोल की शुरुआत है। दूसरा है पेस सेट करना, फास्ट या स्लो पेस को सही पेस में लाना इमोशनल बैलेंस देता है। पेस मिसमैच कई फाइट्स का मेन कारण है। और तीसरा है ऑब्जर्वेशन स्किल, रिएक्शन देने से पहले ऑब्जर्व करना। जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो बायोलॉजी के ऑटो पायलट मोड बंद होने लगता है और अवेयरनेस मोड एक्टिवेट होता है। इससे रिलेशनशिप डिसीजन क्लियर हो जाते हैं। लव और अटैचमेंट दोनों अलग चीज़ें हैं। लव पीसफुल होता है, अटैचमेंट अनॉक्शियस होता है। लव आपको एक्सपैंड करता है, अटैचमेंट आपको कॉन्ट्रैक्ट करता है। अटैचमेंट फियर से आता है, लव फ्रीडम से। अगर किसी रिलेशनशिप में आप कंस्टेंटली कंफ्यूज्ड हों, एफर्ट हमेशा एक तरफ से आए, मिक्स्ड सिग्नल हों, इनसिक्योरिटी बढ़ती जाए, तो यह लव नहीं अटैचमेंट होती है। लव क्लैरिटी देता है, अटैचमेंट क्योस देता है। और अगर हम इस बुक के सार को समझें तो इस बुक का सार यही है कि अधिकतर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स पर्सनल नहीं बायोलॉजिकल होती हैं। अट्रैक्शन लॉजिकल नहीं इंस्टिंक्टिव होता है। पुरुष और महिलाओं की इंस्टिंक्टिव अलग हैं और यह कोई बुरी बात नहीं है। फील गुड पार्टनर हमेशा गुड फॉर यू पार्टनर नहीं होता। सोलमेट कोई फिक्स्ड पर्सन नहीं, कनेक्शन से बिल्ड होता है। जेलसी बायोलॉजिकल अलार्म सिस्टम है, वीकनेस नहीं। ब्रेकअप फिजिकल पेन की तरह प्रोसेस होता है। रिपीटेड मिस्टेक्स फैमिलियरिटी का रिजल्ट है, स्टूपिडिटी का नहीं। हेल्दी अट्रैक्शन शांत होता है, ड्रामेटिक नहीं। और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बायोलॉजी और अवेयरनेस दोनों से बनता है। यह पूरा फ्रेमवर्क इंसान को खुद को और दूसरों को बेहतर तरीके से समझने सिखाता है। जब आप यह समझ लेते हैं कि बिहेवियर की जड़ इंस्टिंक्ट्स में है तो रिलेशनशिप बहुत आसान हो जाते हैं, ब्लेम कम होता है, क्लैरिटी बढ़ती है। अगर यह ऑडियो लेक्चर आपको वैल्यूबल लगा हो, अगर इससे आपको कुछ समझ आया हो, क्लैरिटी मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं ऐसे गहरे, इंसाइटफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो लेक्चर आपके लिए लाता रहूं। शुक्रिया।
मिलते हैं अगले लेक्चर में।